नमस्कार दोस्तों। आज यानी 20 जनवरी 2017 का हमारा प्रीलिम फोकस न्यूज़ डिस्कशन है। उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। फ्रंट पेज पर तो देखिए कोई खास न्यूज़ इंपॉर्टेंट है नहीं। जल्लीकाटू बैन से रिलेटेड न्यूज़ है, किस प्रकार से वहाँ पे बंद का ऐलान किया गया है। आज बैन के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था। जो सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे कि रहमान, विश्वनाथन आनंद, ये सब भी पुरजोर समर्थन कर रहे हैं बैन के खिलाफ जो मूवमेंट चल रही है उसका। और कुछ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने तो छुट्टी भी कर दी है आज के दिन। तो इस प्रकार से वहाँ पे मूवमेंट चल रही है तमिलनाडु में। अगली जो न्यूज़ है देखिए वो है ICMR से रिलेटेड। ये न्यूज़ देखिए इससे रिलेटेड है, कुछ अनएक्सप्लेन्ड किडनी डिज, मतलब एक ऐसा किडनी डिज काफ़ी लोगों में हो रहा है आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में और उधानम रीजन। नाम याद रखने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन ये काफ़ी दिनों से ये देखने को मिल रहा था और काफ़ी पॉलिटिशियंस ने वहाँ पे विजिट किया। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ICMR से रिक्वेस्ट किया कि आप इस पर स्टडी कीजिए और इन्वेस्टिगेट कीजिए क्या है, क्यों हो रहा है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये बॉडी है ICMR। ये होती क्या है? देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये एक एपेक्स बॉडी है इंडिया की। और ये सब कुछ जो बायोमेडिकल की रिसर्च है वो ये करती है, उनको फॉर्मुलेट करना, किसी रिसर्च को कोऑर्डिनेट करना या फिर बायोमेडिकल रिसर्च को प्रमोट करना, ये सब काम ये करती है। और एक ये तो जो एक फैक्ट है छोटा सा, काम नहीं आएगा, कि ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च है बॉडी है वर्ल्ड की। और एक ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? ऑफकोर्स मतलब सही सोचा होगा आपने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, जो वेलफेयर मिनिस्ट्री है इसके अंतर्गत आती है। डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। तो ये थोड़ा सा याद कर लेना, मतलब ICMR, इस तरह की बॉडीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। CBI के चीफ के पद पर नियुक्ति कर दी गई आलोक वर्मा ने। सुबह हमने डिस्कस किया था कि 3 बंदों का पैनल था, एक हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और तीसरे जो लीडर ऑफ अपोजिशन। 3 पर्सन्स का पैनल होता है, मिलकर डिसाइड करता है कि CBI के चीफ कौन होंगे। लेकिन अब इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाया है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि अपोजिशन के लीडर थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देखिए, जो दिल्ली इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, अच्छा उससे पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यूँ बताइए कि CBI क्या पार्लियामेंट के एक्ट से पास की गई बॉडी है या फिर ऐसे ही एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाई गई बॉडी है? तो इसका आंसर मैं ही दे देता हूँ। इसका आंसर अगले स्लाइड पे है। देखिए, CBI जो है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। CBI जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, ये जो मिनिस्ट्री है वो CBI को ओवरसी करती है। और उसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा हेडेड होती है। सिर्फ CBI आमतौर पे सिर्फ करप्शन केसेस को मॉनिटर करती है, जबकि दूसरी जो इसके बराबर की बॉडीज़ हैं जैसे कि FBI, जो MI5 ब्रिटेन की है, रशिया की है, FSS, ये बाकी क्राइम्स को भी टैकल करती है। उसके बाद में CBI बनाई कैसे गई? CBI बनाई गई थी दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। यानी पहले ये एक्ट पास किया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत अब पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, वो कोई इस तरह की बॉडी बना देते हैं। तो अब CBI को डायरेक्ट एक्ट से नहीं बनाया गया, CBI को बनाया गया है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से, ये याद रखिएगा आप। और आलोक वर्मा को बनाया गया। हाँ, तो अब उस बात की बात कर रहे थे हम। ये कहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो ओपोजिशन के लीडर थे, उनका कंसर्न है आलोक वर्मा की नियुक्ति हुई है। क्यों कंसर्न है इनका? ये कहते हैं कि देखिए, जो स्पेशल पब्लिक इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है जिसके अंतर्गत CBI को बनाया गया था, उसमें साफ साफ लिखा है कि CBI के चीफ पद पर उस बंदे की नियुक्ति होगी जिसको एक्सपीरियंस होगा या फिर उसको मेरिट होगी और सीनियर एज होगी। ये सारी चीज़ें हैं, ये देखिए, मेरिट, सीनियरिटी, लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड करप्शन केसेस। तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो अपोजिशन के लीडर हैं, इनका कहना है कि जो आलोक वर्मा जिनको बनाया गया है, इनके पास में करप्शन को टैकल करने का प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है। इन्होंने पहले कभी काम ही नहीं किया CBI में डेपुटेशन पर। तो इस तरह के इनके कंसर्न्स हैं। तो 2-3 क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए इसमें। एक तो CBI की नियुक्ति कौन सा पैनल करता है, 3 बंदों का पैनल, ये कौन से एक्ट के तहत बनी थी CBI, ये सब। और कौन सी मिनिस्ट्री भी याद होगा, कौन सी मिनिस्ट्री ओवरसी करती है, ये वाली दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। एक मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, ये 3 चीज़ें याद रखना आप CBI पे। 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं इस पर। चर्च कोर्ट्स कैन नॉट वीटो डाइवर्स लॉज, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। देखिए क्या इशू था ये एक कोर्ट होती है, एक्लास्टिटिकल कोर्ट, कौन सा नाम, बहुत मुश्किल है ये देखिए, क्रिश्चियन कोर्ट्स होती हैं, ये क्रिश्चियन कोर्ट्स होती हैं। और इसमें जो पर्सनल अफेयर्स होते हैं, यानी आपस के जो रिश्ते होते हैं क्रिश्चियन लोगों में, उनको सुलझाने के लिए कोर्ट्स होती है, जिनका नाम है कोर्ट क्रिश्चियंस, कोर्ट स्पिरिचुअल, ये भी कहते हैं इनको। अब ये गए सुप्रीम कोर्ट के पास में। सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने कहा कि आप हमें मान्यता प्रदान करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको मान्यता कैसे प्रदान करें? जो आपका लॉ है, नेचर ऑफ इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869, उसी के हिसाब से जो आपके क्रिश्चियंस के पर्सनल लॉज हैं,
यानी वो डाइवोर्स वगैरह के लॉ है, इसी जो हमारा इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 जो क्रिश्चियंस के लिए, उसी के हिसाब से सुलझाए जाएंगे। आप तो देखिए ये जो कोर्ट है ना क्रिश्चियंस की, एक तरह की पंचायत ही कोर्ट है, क्रिश्चियंस की कोर्ट मान लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की आप धार्मिक कोर्ट्स को हम मान्यता नहीं दे सकते। फिर इन्होंने कहा, जो क्रिश्चियन कोर्ट है, इन्होंने तर्क ये दिया कि आप वो भी तो मानते हैं, ट्रिपल लॉ को भी तो मानते हैं, अभी तक तो आपने इसको निरस्त नहीं किया, और जो मुस्लिम के दूसरे लॉज हैं उनको भी आप मानते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जो ट्रिपल तलाक और ये सब चीज़ें हैं, ट्रिपल तलाक और मुस्लिम्स के पर्सनल लॉ, ये अंडर सब्सिडाइज है, अभी इन पे मामला चल रहा है। एक तरह से रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने क्रिश्चियन कोर्ट्स जो बनाना चाहते थे उन लोगों की इस तर्क को। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरे तर्क का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि 1996 की एक जजमेंट है, ये जजमेंट है मोली जोसेफ वर्सेस में जॉर्ज सेबेस्टियन। इसमें क्या किया था, इसमें इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 को अपहेल्ड किया गया था और कहा गया था कि इसी की चलेगी, और क्रिश्चियंस के जो पर्सनल लॉज हैं जैसे कि डाइवोर्स, वो इसी हिसाब से सुलझाए जाएंगे। तो ये पूरा एक्ट है। ज़्यादा डीप में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का कहीं क्वेश्चन आए तो वो आप इससे इंटरलिंक कर सकते हो। अब क्या किया देखिए, क्रायोजेनिक स्टेज जो है हमारी, जो जीएसएलवी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसरो एक स्टेज ऊपर आ गया है। इसरो ने क्या किया, जो GCE-20 इससे टेस्ट किया है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को। 25 सेकंड तक ये उड़ान रही। और इसरो देखिए, अब क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का फ़ायदा आपको पता होगा कितनी मुश्किल से हमने हासिल किया है इसको, अपने आप इंडिजिनस हमने डेवलप करी। रशिया ने हमें मना कर दिया था, यूएस ने भी हमें मना कर दिया था। अब इस टेक्नोलॉजी से जो इसरो है 3200 किलोग्राम GSAT-19 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को भेजेगा। और जो मैक 3 है, मैक 3 भी आपको पता होगा, मैक 3 टेक्नोलॉजी से हम 4000 किलो तक के जो सैटेलाइट है ऊपर भेज पाने में अभी सक्षम है। तो एक इन दोनों चीज़ों का मिश्रण जो है ना, जो मैक 3 है और MK3 और जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है, इससे इसरो की टेक्नोलॉजी में काफ़ी मजबूती आई है। इससे जो GSLV के रॉकेट्स है, देखिए PSLV तो काफ़ी हल्के होते हैं, जो GSLV के होते हैं 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम इन्हें सेट करते हैं। तो यहाँ पर कई बार भारी सैटेलाइट्स भेजने होते थे, तो हमारे पास जो ऐसी टेक्नोलॉजी थी नहीं। अब ये क्रायोजेनिक और MK3 हमारे पास आ गई है, तो अब हम ये GSLV जो सैटेलाइट्स हैं GSLV रूट्स में, और ये भेज पाने में भी सक्षम हो जाएंगे। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी होती क्या है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, काफ़ी कम टेम्परेचर पर हम फ्यूल स्टोर करते हैं, और ऑक्सीडाइजर भी, जो हाइड्रोजन है वो स्टोर करते हैं -253 डिग्रीज पे, और जो ऑक्सीजन है वो स्टोर करते हैं -183 डिग्री सेल्सियस पे। तो इतनी कम डिग्री सेल्सियस पर दोनों को मिक्स करना और कैसे इग्नाइट होगा, इस चीज़ में हमें काफ़ी टाइम लग गया था। इस चीज़ में हम कर नहीं पाए थे पहले, ये कि आपस में दोनों को इतना ठंडा होगा, इग्नाइट कैसे किया जाए, ऐसा आर्टिकल में लिखा हुआ है। और तो बस यही है। ऑक्सीजन एक याद रखिएगा हमेशा, ऑक्सीजन हमेशा ऑक्सीडाइजर का काम करता है। जब भी रॉकेट की फ्यूल की बात हो ना, एक तेजस जो हमारा उसकी फर्स्ट अपीयरेंस होगी रिपब्लिकन डे पे, तेजस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, यूँ बताइए कौन सी जनरेशन का है ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ये है देखिए 4th जनरेशन का है। एक क्वेश्चन तो सबसे पहले यही बनता है कि कौन सी जनरेशन का है। 4th जनरेशन का है। अभी हाल फिलहाल के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो 5th जनरेशन के प्लेन बना रहे हैं, चाइना ने भी बनाया था। हमारे पास 5th जनरेशन का नहीं है अभी फिलहाल, 4th जनरेशन का है। और अभी इसको रिपब्लिकन ट्रेड में शामिल किया जाएगा इस बार। बनाया किसने है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है, तो एक ये इंपॉर्टेंट है, इंडिजिनस है। दूसरा कौन सी जनरेशन का, दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ऐसे ही है, 35 एयरक्राफ्ट शामिल करेंगे, ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए हमें चूज़ करना आ गया ना, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। यूँ समझ लीजिए हमारा 80% काम कम हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आती है कि टाइम बहुत वेस्ट कर देते हैं हम अनचाही चीज़ें पढ़ने में। हिंदी डायलेक्ट इन 8th शेड्यूल, देखिए जो हमारी 8वां शेड्यूल है उसमें लैंग्वेजेस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का 8वां शेड्यूल है। अब एक डिमांड चल रही है, एक तो भोजपुरी की और एक राजस्थानी की। एक राजस्थानी की डिमांड ऑफकोर्स राजस्थान से ही आएगी और भोजपुरी की बिहार से ही आएगी। इसमें तो कोई बहुत बड़ा लॉजिक तो था नहीं है। तो आगे देखिए कि ये कह रहे हैं कि देखिए 8वें शेड्यूल में इन दोनों लैंग्वेज को शामिल कीजिए। और जो विरोध में ये कह रहे हैं, जो हिंदी के प्रेमी हैं या फिर हिंदी के टीचर्स या फिर प्रोफेसर्स हैं, वो कहते हैं देखिए ये भोजपुरी और राजस्थानी तो हिंदी का पार्ट ही तो है, आप इनको भी शामिल करने लगे 8th शेड्यूल में तो हिंदी की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। इससे जो हिंदी के अंदर डाइवर्सिटी है वो नहीं रह पाएगी। तो ये छोटी सी बात है। यहाँ के लोग कहते हैं कि हमें पहचान मिलेगी हमारी लैंग्वेज को, हिंदी वाले कहते हैं कि पहचान क्या मिलेगी, हिंदी तो खत्म ही हो जाएगी फिर। इस तरह की बात है। ये शेड्यूल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 2014 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, 10th शेड्यूल किसका पूछा था, इलेक्शन
वो होता है डिफेक्शन का होता है, डिफेक्शन लाज, एंटी डिफेक्शन लाज, किस प्रकार से अगर कोई पार्टी चेंज करता है तो वो उसकी सीट चली जाएगी। तो आप 9th शेड्यूल बताइए, 9th शेड्यूल किस चीज़ का है आप बता दिया करो। जो वेबसाइट है ना जहाँ पे पीडीएफ अपलोड होती है, जो नीचे कमेंट्स होते हैं वहाँ भी आप बता सकते हो। काम तो चलाना पड़ेगा यार, पढ़ाई तो हमें करनी पड़ेगी। कमेंट बंद हो गए तो क्या है, पढ़ाई करना छोड़ देंगे कोई? चलिए आगे चलते हैं। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, देखिए सरकार ने ना एक स्कीम चलाई थी ये, कि जो हमारे छोटे शहर हैं जैसे कि इलाहाबाद, ये और भी छोटे शहर हैं जैसे सूरत, या फिर इन छोटे शहरों में ना एयरपोर्ट्स या फिर फ्लाइट्स चलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा फ्लाइट चलती नहीं है, लॉस हो जाता है अगर कोई भी एयरलाइंस यहाँ पे फ्लाइट चलाती है। तो गवर्नमेंट कहती है कि देखिए हर चीज़ को हम फ़ायदे नुकसान में नहीं देख सकते, रीजनल कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी ज़रूरी है ये। तो इसके लिए सरकार ने एक स्कीम चलाई, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। तो इस स्कीम में क्या कहा सरकार ने, कहा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि हम सब्सिडाइज करेंगे जो भी आपका लॉस होगा। एयरलाइंस को कहा कि हम आपको सब्सिडाइज कर देंगे, आप चलाइए तो सही फ्लाइट्स हैं और लो पैसेंजर वॉल्यूम्स चलाइए आप, ताकि ये इन छोटे शहरों के बीच में जो यात्रा करते हैं काफ़ी अमीर लोग होते नहीं ना आमतौर पे, मतलब वैसे आप जनरलाइज नहीं कर सकते लेकिन आमतौर पे। अब एयरलाइंस कैप रखा था, आपको याद होगा गवर्नमेंट ने, कि 1 घंटे का 2500 रुपये से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। फिर इनको कहा कि आप 80% सब्सिडी आएगी स्कीम को चलाने के लिए, वो आएगी जो आप लेवी रखोगे। यानी एयरलाइंस को कहा कि आप हर एक जो फ्लाइट जा रही है उससे 8500 की लेवी आप हमसे ले सकते हैं उस स्कीम के बदले में, ठीक है। और बैलेंस 20% आएगा वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। यानी अगर सूरत के लिए अगर ये स्कीम चलाई जा रही है तो गुजरात गवर्नमेंट देगी, यूपी के लिए चला रही है तो इलाहाबाद के लिए चला रहे हैं तो यूपी गवर्नमेंट देगी। इस तरह से स्कीम थी। कि दोबारा से बताता हूँ कि देखिए ऐसी स्कीम थी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि आप छोटे शहरों के बीच में फ्लाइट चलाइए, उसका लॉस था वो हम देंगे। तो उसमें देंगे कैसे, कैसे आएंगे पैसे? 80% और 20% का कंसेप्ट है। 80% तो ये जो एयरलाइंस लेवी लगाएंगी एक फ्लाइट के 8500 की लेवी लगाएंगी हर एक फ्लाइट जो जा रही है उस पर, और 20% गवर्नमेंट वसूलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से जिसमें वो फ्लाइट जा रही है छोटी सिटी। तो ये स्कीम थी। अब ये न्यूज़ क्यों है? न्यूज़ इसलिए है क्योंकि एयरलाइंस ने मना कर दिया कि हम ये लेवी नहीं लगाएंगे। तो उसी पे लिए बातचीत चल रही है गवर्नमेंट के साथ में कि क्यों नहीं लगाओगे भाई, स्कीम चलाइए, अच्छी खासी स्कीम है, आप इसको फॉलो कीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको? तो बस यही है। फिर गवर्नमेंट कहती है कि अगर ये प्राइवेट एयरलाइंस नहीं लगाएंगी तो हम कोई और रास्ता निकालेंगे। आगे क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सुबह एडिटोरियल वीडियो में हमारे सामने ही आया था। तो ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत इसे बनाया गया था। कंपटीशन एक्ट 2002 किस लिए आता है? देखिए कई बार क्या होता है, वही बात है जैसे सुबह हमने एग्जांपल दिया था, कई बार बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, आपस में कार्टेल सिस्टम बना लेती हैं। तो कार्टेल सिस्टम से कंपटीशन को नुकसान पहुंचता है। कंपटीशन नहीं होगा तो आगे इनोवेशन कैसे होगी? इनोवेशन नहीं होगी तो एक लेवल के बाद में हम मुकाबला कैसे करेंगे ग्लोबल इंडस्ट्रीज से, या फिर कंज्यूमर को भी इससे लॉस पहुंचता है। तो इस प्रकार की जो मामले होते हैं उसकी जांच के लिए या फिर इनको रोकने के लिए ये बनाया गया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये पीआईबी में इसकी न्यूज़ थी। आगे ये भी पीआईबी की न्यूज़ है। नेशनल ब्रेवरी अवार्ड स्कीम, 26 जनवरी के दिन बहादुर बच्चों को अवार्ड दिया जाता है। तो इस स्कीम के बारे में पीआईबी में इसके बारे में दिया गया था। नेशनल ब्रेवरी अवार्ड स्कीम ये चलाई गई थी इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर के द्वारा। इसमें रिकॉग्निशन दिया जाता है उन बच्चों को जो अद्भुत अपने बहादुरी का परिचय देते हैं या फिर मेरिटोरियस सर्विस करते हैं देश के लिए या फिर दूसरे बच्चों के लिए या फिर इस तरह की जो हैं चीज़ें उनके लिए दिया जाता है। और जो अवार्डीज होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है दिल्ली में, और वो अवार्ड को रिसीव करते हैं प्राइम मिनिस्टर से रिपब्लिकन डे के मौके पर। बस यही है। किसके द्वारा चलाई जाती है? इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। जिस प्रकार से आजकल यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है ना, कुछ नहीं भरोसा अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए कि नेशनल ब्रेवरी अवार्ड स्कीम किसके द्वारा चलाया जाता है। मानता हूँ थोड़ा तो आपको यूँ लगेगा कि ये कैसे पूछेंगे, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए क्योंकि आपको याद होगा जो कुछ करना है इसी अटेम्प्ट में करना है। आगे देखिए पीआईबी की एक और न्यूज़ है। जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी है उसने एक नेशनल मीट ऑर्गेनाइज करी ग्रास रूट्स इंफॉर्मेटिक्स को लेकर, और डिजिटल इंडिया कैंपेन चलाया उन्होंने। कोई खास नहीं है। एनआईसी वैसे आपको पता है क्या होता है? एनआईसी सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी। और दूसरा एनआईसी आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, जैसे आपकी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट होगी, कोई भी वेबसाइट मान लीजिए आपका जिला है, मान लीजिए औरैया जिला है, oraiya.nic.in, या फिर आपका बिहार में पटना जिला है, patna.nic.in, इस तरह से। तो ये सब ये वेबसाइट्स बनाती है एनआईसी। गवर्नमेंट के जो टेक्नोलॉजी के काम है, ईमेल आईडी वगैरह के जो नेटवर्क खड़ा करना है वो करती है एनआईसी। तो और तो कोई खास नहीं है इसमें। एक और पीआईबी में बॉडी थी,
देखिए, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, अभी आपको पता होगा कि यूपी के ईटा जिले में एक दुर्घटना हुई और 25 मासूम बच्चों की मौत हुई उसमें। तो इस बात का संज्ञान लेते हुए सुमोटो नोटिस लिया नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने। इन्होंने कहा कि देखिए, एक्शन लीजिए। डीएम को इन्होंने कहा कि आप एक्शन लीजिए, क्यों छुट्टी होने के बावजूद बस चल रही थी उस टाइम पर। तो इस बॉडी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, बॉडी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR, इंडियन का गवर्नमेंट कमीशन है, इस्टेब्लिश किया गया था पार्लियामेंट्री एक्ट से। पार्लियामेंट्री एक्ट से पास किया गया था, तो इसका मतलब ये है स्टैच्यूटरी बॉडी। 2005 में इसे बनाया गया था, 2007 में ये काम करना स्टार्ट हो गई थी। करती क्या है ये हर एक तरह की चीज़ें करती है चाइल्ड राइट्स को सिक्योर करने के लिए, जो भी इनको करना होता है समाज में। और इवन जब चाइल्ड से रिलेटेड नए कानून बनाए जाते हैं तो भी ये उनको कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि चाइल्ड के साथ किसी प्रकार का जस्टिस ना हो। और इनके हिसाब से चाइल्ड जो हैं वो 18 साल से नीचे के लोग हैं। आगे है आज की स्कीम क्या है, अंत्योदय अन्न योजना। सुना आपने इसका नाम, अंत्योदय अन्न योजना? कोई बात नहीं, अभी सुन लेते हैं। देखिए, अंत्योदय अन्न योजना लॉन्च की गई थी 2000 में। इसमें जो बीपीएल फैमिलीज थी, बीपीएल फैमिलीज जो पुअरेस्ट बीपीएल फैमिलीज, उसमें से 1 करोड़ लोगों को आइडेंटिफाई करना था और जिनको खाना मिल रहा था TPDS यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। तो आइडेंटिफाई करके क्या करेंगे, उनको 5 किलो अनाज देंगे। और 5 किलो अनाज देंगे बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज रेट पे, 5 किलो नहीं 25, सॉरी 5 किलो तो काफ़ी कम हो गया, 25 kg अनाज देंगे और फूड ग्रेन्स देंगे। और उसमें 2 किलो पे वीट, 3 किलो पे राइस। आप कभी ये याद करते हो 2 किलो पे वीट, 3 किलो पे राइस? ये क्या करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ना, इस पे भी क्वेश्चन बना लेते हैं, 2 का 3 कर देंगे, 3 का 2 कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आते यार, बिल्कुल नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। हाँ, ये जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। 2 चीज़ें इसमें देखिए स्कीम में जरूरी है। पहले स्कीम पूरी कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। 25 से 35 किलो अब हो गई है, पहले 25 किलो के लिए चलाई थी, अब 35 किलो देते हैं इसमें। और एक्सपेंड कर दिया गया 2003 में। अब ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं बताऊँ, इस पूरी स्कीम में आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने ये चलाई थी, जो कि मैंने अभी तक बताया भी नहीं। ये चलाई थी कंज्यूमर अफेयर, और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है ना, उसने ये चलाई थी, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, हाँ, किसके लिए है ये, तो पूरेस्ट के लिए है ये, बीपीएल फैमिलीज में। 2 ही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है अगर सही मायनों में देखो तो। याद करने को तो आप इसके पूरी रिसर्च कर लीजिए, कितना ही याद कर लीजिए। यूपीएससी के लिए मेरी ओपिनियन ये है, इसमें 2 ही चीज़ें की आवश्यकता है। बाकी आपको जो ठीक लगे वो कर लो यार, कल को मेरे पे आप ब्लेम मत लगाना। आगे क्या है, आगे देखिए, जो ये यूरोप है उसका आज हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारा खत्म हो गया मिडिल ईस्ट, तो ऑलमोस्ट ये लास्ट ही है यूरोप का, और थोड़ा हमारा एशिया पड़ा है थोड़ा बहुत, तो मैपिंग हमारी खत्म हो जाएगी। देखिए, पॉलिटिकल मैप अगर हम यूरोप का कंसीडर करें तो ऊपर से चलते हैं। ऊपर से ये सारे जो है, ये ऐसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो है, इनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है काफ़ी बढ़िया होता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारे अमीर कंट्रीज़ हैं जो HDI में काफ़ी इनके ऊपर रैंक होती है। डेनमार्क भी यहाँ पे है। और ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, हाइलाइटर यूज़ कर लेता हूँ, ये जो कंट्री है यहाँ पे, ये जो है बाल्कन कंट्रीज़ हैं। ये पहले USSR में आते थे और बाल्कन्स कंट्रीज़ हैं। वर्ल्ड वार में आपने सुना होगा, वर्ल्ड वार सेकंड में, वर्ल्ड वार फर्स्ट में इनका काफ़ी रोल होता था। और ये जो बेलारूस, यूक्रेन, ये भी पहले USSR का पार्ट होते थे, रशिया का। यहाँ पे देखिए जॉर्जिया, ये सब, ये मतलब इतना USSR होता था पहले, देखिए। और उसके बाद देखिए, यहाँ से शुरुआत करें तो हम, यहाँ पे है हमारा UK, इसी ने हमको गुलाम बनाया था, UK ने। देखिए यहाँ से आए, ये घूम घूम के हमको, हमारे पे कर्जा चढ़ा दिया, हमारे को पूरा एक्सप्लॉइट किया इन्होंने, UK वालों ने। यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, नॉर्थ सी है यहाँ पे, जो ये है ना, ये नॉर्थ सी है। वर्ल्ड वार लिंक बना रहा हूँ मैं, लिंक से याद हो जाएगा आपको, ऐसे ऐसे करके याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान में ना, जर्मनी ने लड़ाई लड़ी थी UK के खिलाफ में। जो UK की ना नेवी काफ़ी मजबूत थी, नॉर्थ सी है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना, नॉर्थ सी वैसे यहाँ है लेकिन मतलब सी है, यूँ मान लीजिए। तो इसमें आगे आ ही नहीं पाए थे क्योंकि UK की नेवी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो UK ना इनसे सबसे अलग है, UK की बाउंड्री नहीं मिलती जो मेन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। यहाँ से देख लीजिए, ये देखिए बिल्कुल अलग है, इनकी बाउंड्री मिल ही नहीं रही। बाकी यूरोप अलग है, ये कटा हुआ है UK, तभी इसका एडवांटेज था। वर्ल्ड वार सेकंड में जर्मनी इनको हरा नहीं पाया था, ये इनके पास में बड़ा एडवांटेज था। नीचे ये है पोर्टुगल। पोर्टुगल तो पिग्स कंट्रीज़ है, आपको पता होगा। इनमें रिसेशन में, यूरोपियन रिसेशन में इन पर काफ़ी कर्जा हो गया था। ये स्पेन है, स्पेन की टीम काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेलती है। बीच में ये है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, यहाँ पे देखिए, जो अफ्रीका और यूरोप को जोड़ता है। यहाँ पे फ्रांस है, जर्मनी है।
और जर्मनी ने देखिए, यूं कहते हैं कि जर्मनी फ्रांस ने क्या किया था वर्ल्ड वार सेकंड के खिलाफ, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद में ना फ्रांस काफ़ी डर डर के रहता था जर्मनी से, इवन फर्स्ट के बाद में, क्योंकि फ्रांस को यूं लगता था, फ्रांस कहता था यूके को, आपका तो कुछ होगा नहीं, आपकी तो बाउंड्री मिलती नहीं, जर्मनी की बाउंड्री हमसे मिलती है, जर्मनी वाले हमें तंग करते हैं, हिटलर हमें तंग करता है, मतलब इस तरह की बात है। तो जर्मनी और इनकी बाउंड्री मिलती है, आप याद रखिएगा। ऊपर है ये बेल्जियम, फिर ये छोटे कंट्रीज जाएंगे तो आप मत याद रखिएगा, लग्जमबर्ग काफ़ी अमीर कंट्री है लग्जमबर्ग। स्विट्जरलैंड के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, स्विट्जरलैंड देखिए एक तरह का न्यूट्रल कंट्री है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था। तभी स्विट्जरलैंड में ना काफ़ी सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि जिनेवा में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंटरनेशनल लेवल के हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल सा कंट्री है, ना ये यूएसएसआर में था ना यूएसए में था, और ये बीचों बीच है, इसकी बाउंड्री भी काफ़ी देशों से मिलती है। ये बाउंड्री याद मत रखिएगा, बस पॉलिटिकल मैप जो है एक बार अपनी आंखों में उतार लेना, यहाँ पे देखिए। और फिर ये इटली है, इटली मेडिटेरियन सी में मिलता है, फ्रांस भी मिलता है देखिए, वैसे तो ये सारा मेडिटेरियन सी है। तो यहाँ पे इटली के जो है आइलैंड्स हैं, माल्टा, सिसिली और ये सारे नेपल्स, और ये सारे हैं जो कंट्रीज़, ये इतने सारे याद रखने की जरूरत है नहीं। वैसे जो मेडिटेरियन में जो माइग्रेंट क्राइसिस होता है वो यहीं से आते हैं, आधे माइग्रेंट्स यहाँ से आते हैं, आधे ग्रीस से होके आते हैं। ग्रीस आपको याद होगा मेडिटेरियन सी का कंट्री, ग्रीस में अभी सबसे ज़्यादा जो कर्जा था, यानी यूरोपियन यूनियन से काफ़ी इन्होंने कर्ज ले रखा था, मेंबर ही हैं, और इनको यूरोपियन यूनियन से हटाने की बात थी बीच में, तो ग्रीस इसलिए फेमस है, इन पर भी काफ़ी कर्जा है। और जो दूसरे हैं जो बुल्गारिया और ये कोसाबिया, सर्बिया, ये ईस्टर्न यूरोप हैं। यहाँ पे भी जो यूएसएसआर का था काफ़ी फ़र्क था यहाँ पे इन कंट्रीज़ में, और ये भी थोड़े गरीब कंट्री इनको माना जाता है। ये जो है ना वेस्टर्न यूरोप है, ये अमीर था थोड़ा, और जो ईस्टर्न यूरोप था काफ़ी गरीब था, क्योंकि ये यूएसएसआर के संपर्क में था, इसलिए इनको ज़्यादा पैसा मिल नहीं पाया उस टाइम में, और ये कोल्ड वार में भी यूएसएसआर के साथ था। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर बहुत सारी एथनिक लड़ाइयाँ होती रहती हैं, जो कई सारे हैं। यूगोस्लाविया था 1997 से पहले, यूगोस्लाविया के काफ़ी सारे टुकड़े हो गए। आपने यूगोस्लाविया का नाम सुना होगा। यूगोस्लाविया ने नैम मूवमेंट में, जो नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट हुई थी ना, उसमें उसने साथ निभाया था, हमारे साथ था, इंडिया के नेहरू के साथ में थे, उनके प्रेसिडेंट वो थे। यूगोस्लाविया का कंट्री यहाँ हुआ करता था किसी टाइम में, अब तो उनके टुकड़े टुकड़े हो गए इन सभी देशों में, जो ये छोटे छोटे देश हैं, कोसावो और ये है सर्बिया और ये सारे बोस्निया। ये याद रखने की जरूरत है नहीं, वैसे ही बार बार देखोगे तो याद हो जाएंगे ये सारे कंट्री। और क्या है, चेक रिपब्लिक, पोलैंड। पोलैंड आपको याद होगा 1939 में, कैसे याद करोगे पोलैंड को, 1939 में हिटलर ने ना पोलैंड पे अटैक किया था, और यहीं से शुरुआत हो गई थी वर्ल्ड वार सेकंड की। तो यहाँ पे जर्मनी देख लीजिए, यहाँ पे पोलैंड है, तो पोलैंड ने शुरुआत करी वर्ल्ड वार, जर्मनी ने स्टार्ट किया था वर्ल्ड वार सेकंड, हिटलर ने पोलैंड पे अटैक करके। दोनों की सीमा आपस में मिलती है। और क्या है, और तो बस यही है कि बार बार करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। यहाँ का रीजन देख लीजिए, ये है ब्लैक सी है यहाँ पे, तो ये क्रीमिया है यहाँ पे, और रशिया ने क्रीमिया को हड़प लिया, ऐसा आरोप लगाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज। रशिया को ये है कि यहाँ से उनको पास में एक पोर्ट मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने रेफरेंडम करवाया क्रीमिया के पास में और इनको ले लिया। ये जॉर्जिया है। टर्की तो आपको पता ही होगा, टर्की में आजकल कितने सारे अटैक्स हो रहे हैं। ये टर्की का जो ब्रिज है, जो यहाँ पे एक स्ट्रेट है, काफ़ी फेमस स्ट्रेट है, उसका नाम आप बताइए, बोस्फोरस नाम से कुछ है ऐसा। और आप भी सोचोगे अगर हमें ही बता रहा था मैंने क्यों बताया। तो बस यही है, पॉलिटिकल मैप देखिए, देखने को तो आप इसमें बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हो, हर एक देश के बारे में बताने लगोगे तो काफ़ी कुछ मिल जाएगा, लेकिन लिंकिंग बना के पॉलिटिकल मैप, और ऐसे नहीं याद होगा। जिसने मतलब पहली बार इस मैप को देखा होगा अच्छे से, तो काफ़ी टाइम उसको लगेगा देखने में, और लिंक बना के याद करना कि ऐसे जर्मनी के पोलैंड से लड़ाई हुई थी, उन दोनों की बॉर्डर आपस में मिलता है, फ्रांस और जर्मनी का क्या इशू था, और जो फ्रांस हमेशा आरोप लगाता था यूके पे, तो आपकी तो बाउंड्री मिलती नहीं है। ऐसे ऐसे लिंक सोच सोच के याद करोगे ना, सब याद हो जाएगा। और मैपिंग एक ऐसी चीज़ है जो बार बार देखने से याद होती है, तो हम इसे देखते रहेंगे। सो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।